हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को आप ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न बता रहे हैं ना, एकदम 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न को हम बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है बाबू, कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, या वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति होनी हुई चाहिए, मतलब अवतल दर्पण के सामने कहाँ वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब क्या बने, आभासी बने, सीधा बने, वस्तु से बड़ा बने, और मतलब कहाँ रखा जाए वस्तु को। समझिए, ये है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बने, क्या मतलब कहाँ बने नहीं, पूछा है कि क्या मतलब आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। तो ये नियम जान लीजिए। देखिए, ये जानिएगा कि जो मतलब हमेशा अवतल दर्पण पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये नियम जान लीजिए। अब प्रश्न पूछा है ना कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी बने, जैसे लिखा है आभासी बने और सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। नियम समझिए। देखिए, अगर यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये अनंत का चिन्ह है, अगर अनंत पर रखते हैं इस दर्पण के मतलब अनंत दूरी पर, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पे। मतलब सूर्य जो आने वाले प्रकाश किरण अनंत पे है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण सामने से टकराती है, मतलब अवतल दर्पण से टकराती है, तो वो फोकस गुजरेगी और यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये नियम जान लीजिए, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर वस्तु को ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर से थोड़ा मतलब साइड में, हल्का साइड, मतलब कर्वेचर पर साइड से रखा जाए, मतलब पोकर्ता केंद्र के परे रखा जाए अगर वस्तु को, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस और कर्वेचर के बीच। यहाँ प्रतिबिंब बनता है, देखिए जैसे बना हुआ है। ये नियम समझ में आ रहा है ना। देखिए, अगर अनंत पर रखे तो फोकस पे, और इस अनंत और कर्वेचर के बीच में रखा जाए तो कहाँ बन रहा है, फोकस और कर्वेचर के बीच बन रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और अगर वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, इसके परे बनेगा। देखिए, इन दोनों के बीच अगर वस्तु को यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के परे। अब देखिए, फोकस पे रखा जाएगा अनंत बनेगा। अभी अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना था, अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अब लास्ट कंडीशन होता है फोकस और ध्रुव। ये होता है फोकस, ये होता है ध्रुव। अगर इन दोनों के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो नियम समझ में आ रहा है ना। अगर वस्तु को फोकस और यहाँ पर ध्रुव के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और इन यहाँ पर देखिए क्यों सीधा बनेगा, क्योंकि वस्तु को ऊपर रखे हैं तो प्रतिबिंब ऊपर बना है, अगर वस्तु को ऊपर रखे हैं तो प्रतिबिंब नीचे बना है, तो वो ये क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उल्टे देखिए, अगर प्रतिबिंब दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा। समझ में आ रहा है ना। जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको उतार लीजिए। देखिए, तब वस्तु यहाँ पर दिया है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, नहीं, दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए वस्तु, तब अब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा पाया जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है नियम ना। जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से समझा करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है ना, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। अब देखिए, कोई भी छोटा शब्द है, उसको हम बड़ा बना के पढ़ना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, वो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये देखिए, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये उत्तल लेंस है। अगर प्रकाश के ये बीच में, देखिए बीच में मोटा है, किनारे पतला होता है, ये इसका नियम है, परिभाषा है। अगर प्रकाश की किरण आ रही है ना तो ये पास में ही यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। कहने का मतलब ये बीच में मोटा है, तो मोटे के कारण ये बीच में प्रकाश यहीं पे एकत्रित हो जाती हैं, तो पास में ही हो जाती हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश की किरण आती है वो पास में ही एकत्रित हो जाती हैं। इसी कारण ये इसे पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से। उत्तल लेंस तो होगा 50 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर होगा, ये कंफ्यूजन है, 50 होगा या 5। देखिए, उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु रखेंगे तो पास में रखेंगे, क्योंकि पास की चीज़ों को बड़ा देखना है ना, तो वस्तु को नज़दीक रखेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका टिक हो जाए, टिक कर लीजिए। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, हम फाइनल बोर्ड एग्जाम की जितना प्रश्न बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जो भी प्रश्न बता रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए
यहाँ पर समझिए अगला प्रश्न। बाबू अगला प्रश्न कह रहा है ना, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी यहाँ प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस होगा। अब देखिए दो लेंस दिया हुआ, एक दर्पण दिया है, एक दर्पण दे दिया है और एक लेंस दे दिया है, और पूछ रहा है ना कि दोनों की जो फोकस दूरियां हैं लेंस की भी और दर्पण की भी वो -15 सेंटीमीटर। तो जो दर्पण होगा और लेंस होगा ये संभव होगा, मतलब कौन सा होगा, अवतल मतलब होगा या उत्तल होगा। समझिए प्रश्न अभी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखिएगा, देखिए क्योंकि अवतल दर्पण की और तथा उत्तल लेंस की, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, हमेशा यहाँ पर देखिए दोनों को फोकस दूरी क्या दे दिया है, ऋणात्मक दे दिया है। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए दोनों जो होगा वो अवतल होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि ऋणात्मक होते हैं, यहीं प्लस दिया रहता मतलब फोकस दूरी। देखिए अगर उत्तल लेंस का फोकस दूरी अलग अलग दिया रहता, मतलब ऋणात्मक नहीं दिया रहता, तो ये अलग चीज़ होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है। देखिए जो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो है रेटिना, जिसके हिंदी में हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं। अब प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं वास्तविक उल्टा, क्योंकि आपको उल्टा दिखाई देता है, नहीं उल्टा बनता है बल्कि हमको सीधा दिखाई देता है। जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है जैसे दृष्टिपटल पे वो वास्तविक और उल्टा बनता है, हमें सीधा दिखाई देता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कार्निया क्या है, परितारिका क्या है, पुतली क्या है। ये प्रश्न उठेगा ना, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि साथ में मतलब अधिक हो जाएगा प्रश्न। देखिए कार्निया का काम जो होता है ना, ये प्रकाश को आँख में प्रवेश करने का मतलब ये मात्रा को निर्धारित करता है, प्रकाश की मात्रा कितना जाए आंखों में, ये कार्निया का ऊपर डिपेंड करता है कि कार्निया जो होता है ना आंखों के बाहरी पर मतलब परत को बोलते हैं, और ये प्रकाश की मात्रा को मतलब जो है ना वो आंखों में अंदर भेजता है। समझ में आ गया, जैसे लेंस की तरफ भेजता है। परितारिका कार्य जान लीजिए, परितारिका का जो कार्य होता है वो जान लीजिए, ये आंखों की जो पुतली होती है ना उसका व्यास नियंत्रित करता है। ये परितारिका जो आंखों में जो पुपिल्स मतलब पुतली होती है उसके ये मतलब व्यास को मतलब जो आकार का नियंत्रित करता है। और यहाँ पर देखिए सी जो है ना, यहाँ पर ये पुतली, इसमें क्या होता है ना, ये आंखों का रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये आंखों का रंग का निर्धारण करता है जो पुतली होता है। तो ये मतलब जो चारों चीज़ का विशेषता जान गए आप। चलिए ये 5वां प्रश्न है ना, इसका जो वीडियो हम ना ये जो न्यूमेरिकल चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सॉल्व करने वाली चीज़ है ये। ठीक है, इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल चैप्टर में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि लघु पथन, यहाँ पर परिपथ नहीं होगा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अब देखिए लघु पथन मतलब क्या कहलाता है, लघु पथन, यहाँ पर लघु परिपथ नहीं होगा, लघु पथन होगा। बाबू ये समझिए लघु पथन क्या कहलाता है। लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसे आपके घर में जो वायर गया रहता है, अगर कहीं से एक में सट जाए, दो तार गया रहता है, अगर ये तार इसमें सट जाए, दो तार आपस में सट जाए तो चिनगारी निकलता है, और चिनगारी निकलता है बाबू ना, तो ये इसको बोलते हैं लघु पतन। और लघु पतन होता है तारों में तो विद्युत धारा का मान ना बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक मार लीजिएगा। समझ में आ गया ना। देखिए ऐसा देहाती अंदाज में आप नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको ऐसे पढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बल्कि ये प्रश्न पूछता है ना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, वो बदलता है जनित्र। समझ में आ रहा है बाबू ना, कौन बदलता है, जनित्र बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं अगला प्रश्न देखते हैं, गैल्वेमीटर के बारे में जान लेते हैं, अमीटर के बारे में, मोटर के बारे में। तो गैल्वेमीटर क्या होता है ना, देखिए आपके घर में जो उपकरण कोई भी स्टेबलाइजर कोई भी चीज़ लगा होता है, देखिए यहाँ पर गैल्वेमीटर कभी लगा होता है, देखिएगा ये ऐसे ऐसे फ्लिकरिंग करता है, ये है गैल्वेमीटर, जी लिखा होगा गैल्वेमीटर। गैल्वेमीटर क्या करता है ना, सिर्फ धारा का मतलब बताता है कि धारा इस रास्ते से इस रास्ते जा रही है, मतलब धारा का पहचान कराता है। देखिए धारा नापता नहीं है, धारा के जाने का पहचान कराता है, करंट जाने का पहचान कराता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए धारा का ये पता लगाता है, ये आप समझिए, धारा का ये गैल्वेमीटर पता लगाता है। और जो अमीटर होता है बाबू, ये विद्युत धारा को नापता है कितना विद्युत धारा है। और मोटर कार्य जानते ही होंगे, घर के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है मोटर। मतलब मोटर का उपयोग हम मतलब अपने उपयोगी
घरेलू उपचार मतलब घरेलू के लिए किया जाता है, मतलब मोटर का उपयोग हम पानी दे मतलब जो पंप सेट के रूप में भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप मतलब लिख सकते हैं, पूछेगा तो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारा चीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो हम इसका पीडीएफ बताएंगे कहाँ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखे जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वेनोमीटर धारा का पता लगाता है, और एमीटर यहाँ पर धारा को नापता है। अब पूछेगा जो मीटर को विद्युत परिपथ में मतलब आपके घर में जो परिपथ लगा होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देते हैं भाग 2 का। अगला प्रश्न है बाबू एंटी मनी है। देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा एंटी मनी है, एंटी मनी क्या है। देखिए बाबू एंटी मनी जो है ना वो उपधातु है, क्योंकि इसमें धातु गुण और अधातु गुण पाया जाता है। अब पूछेगा एंटी मनी का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 51, और एंटी मनी का जो चिन्ह होता है वो एसबी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी मनी का चिन्ह एसबी होता है, परमाणु क्रमांक 51 होता है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा PbNO3। अब ये बनता है PbNO3 का, PbNO3 को क्या बोलते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस बोलते हैं लेड नाइट्रेट का सूत्र। अब PB इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जान लीजिए। देखिए अगर PbNO3 होगा तो इसको लेड सेकेंड नाइट्रेट पूछे मतलब उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में पूछा नहीं जाता इसलिए आपसे बता दे रहे हैं, ये पूछा नहीं जाएगा। PbNO2 का होल ट्वाइस इसको लेड सेकेंड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको भी PbO को इसको लेड सेकेंड ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि मतलब कोई भी प्रश्न है तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं जिए, इसलिए आपको बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। जैसे नहीं होता है कि एक ऑप्शन जान के दूसरा ऑप्शन का पता जानते नहीं इसका मतलब क्या होता है, दिक्कत होता है ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो इसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है ना कार्बन कभी डबल बॉन्ड से बने होंगे और कार्बन कभी ट्रिपल बॉन्ड से बने होंगे। तो ये नियम जान लीजिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, कार्बन कभी डबल बॉन्ड से बने होंगे कभी ट्रिपल बॉन्ड से, और संतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने होंगे। समझ में आ रहा है बाबू। अब यहाँ पूछे इनमें से कौन है, देखिए इनमें से पता लगाने के लिए ना संरचना बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए इसका संरचना बना है तो इसमें सिंगल बॉन्ड आया है, क्योंकि इसको संरचना बनाया तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या है ना ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है ऑप्शन नंबर जो बी है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बल्कि ये जो ऑप्शन ए है संतृप्त है, कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो आप इसका संरचना बनाकर, चाहे इसका सूत्र होता है CH2N-2 मतलब सूत्र होता है पता लगाने का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये लगाने का जब सूत्र होता है, आप उसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। आप IUPAC नाम नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट करिएगा कि हमको चाहिए वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, एकदम देहाती अंदाज में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। अब देखिए ये चीज़ समझना पड़ेगा बेसिक से। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। अब जानेंगे प्रोप का मतलब कितने कार्बन होता है। देखिए प्रोप का क्रियात्मक समूह क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। जो ये प्रोप मतलब होता है कितना कार्बन होगा, प्रोप का मतलब एक कार्बन का मतलब एथ, 2 कार्बन के लिए मेथ, 3 कार्बन के लिए एथ, और 4 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। तो 4 कार्बन होना चाहिए, प्लस इसको पुरोलग्न बोलते हैं प्रोप को। ये जो मेथ है प्रोप है इसको पुरोलग्न बोलते हैं, और जो लास्ट में जुड़ता है क्रियात्मक समूह उसे अनुलग्न बोलते हैं। तो ये जो नल जुड़ा है ना, अल जुड़ा है, इसको अल बोलेंगे। अल अगर लिख जाए कहीं ल मतलब दिखाई दे आपको, अल के रूप में दिखाई दे, तो आप उसमें समझिएगा ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्डिहाइड। तो समझ में आ रहा है ना बाबू, ये देखिए समझना पड़ेगा आपको। देखिए जो क्रियात्मक समूह लास्ट में पता लगेगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा क्रियात्मक समूह क्या है तो लास्ट में देखिएगा। ठीक है, जो प्रश्न पूछेगा अल लगा है, अगर ओइक लगा हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, नॉन लगा हो तो एल्कोहल होगा। ये देखिए ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, ये IUPAC नाम पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा वहाँ पर। समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न बाबू कह रहा है ना कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अब देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, IUPAC नाम आप फटाक से निकालेंगे। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3CHO। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन, 1 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, सबको पता है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए ना बाबू ओइक लगता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए ये ओइक लगता है लास्ट में, इसे बोलते हैं अनुलग्न। ठीक है, तो इसके क्या हो जाए, एथेनोइक। तो समझ में आ रहा है, इसका नाम एथेनोइक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल। समझ में आ रहा है बाबू। अब चलते 13वां प्रश्न देख लेते हैं। अब फाइनल बोर्ड एग्जाम में दृष्टि से सारा प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका समझते हैं। अगला 13वां प्रश्न को एकदम देहाती अंदाज में समझते हैं। क्या कह रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब देखिए एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। देखिए ऑक्साइड में कभी भी O2 माइनस जुड़ा होगा, मतलब ये O2 जरूर होगा, O-2 जरूर, ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और क्लोराइड का मतलब Cl-1। समझ में आ रहा है बाबू, O2-1
तो O2-2 का ऑक्साइड, Cl-1 को क्लोराइड बोला जाता है। अब ये दिया है MCl2 दिया है, MCl2 दिया है। और ये टू अगर यहाँ देखिए ये 2 कब यहाँ 2 आया कैसे होगा, अगर M के प्लस में 2 होगा, ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा, तभी ना Cl के घाते मतलब Cl के यहाँ पर आया होगा 2। नियम जानिएगा, ये क्या होता है, सूत्र कभी बनता है प्लस माइनस से बनता है। देखिए अगर M के प्लस में 2 होगा और Cl के माइनस में यहाँ पर -1 होगा, तभी ये सूत्र बना होगा। ये घात इधर चला आता है, ये घात इधर चला आता है। तो समझिए पहले M यहाँ पर जो 1 है, 1 यहाँ चलाएगा, C और यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ चलाएगा। इसको सोल्व कैसे किया जाता है ना, अगर +2 यहाँ पर होगा तभी ना यहाँ पर आया होगा, तो +2 यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको ऐसे आयन होगा। अब हमको ऑक्साइड लाना है, तो ऑक्साइड में -2 होता है, दोनों का सूत्र इधर इधर किए हैं, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 है, 2 से 2 कट गया, MO बचा है। देखिए ये इधर आया है, ये इधर आया है, प्लस माइनस में से कभी सूत्र बनता है। फार्मूला मेकिंग बनाया है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बस कमेंट करना है आपको। ये 2 मिनट का खेल है, ठीक है, ये समझ जाइएगा। तो MO होगा, क्या होगा, MO। 2 मिनट में बताएं फार्मूला मेकिंग, वीडियो सर्च करिएगा फार्मूला मेकिंग बाय कुलदीप पंडित, आ जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखते हैं बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वृक्कों का कार्य क्या होता है। देखिए वृक्क का जो है ना, वृक्क का कार्य जो होता है वो होता है उत्सर्जन करना, मतलब शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया जो भी चीज़ें बाहर निकालना। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो प्रश्न पूछता है कभी, वृक्क का आकार कैसा होता है, सिम का आकार होता है। वृक्क के नसों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क में नसों की संख्या कितनी होती है, 13 लाख होती है। आपको प्रश्न ऐसे बोर्ड या में बनता है। अब जानते हैं शोषण किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। देखिए शोषण किसे कहते हैं ये जानिए जरूर सबसे पहले। अगर देखिए कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर वो ऑक्सीजन लेंगे हम, ठीक है, तो ऑक्सीजन में भोजन में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा ना, भोजन उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, ठीक है। भोजन को पचाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से ना हमको ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। और हम अपने नाक के रास्ते मतलब वायुमंडल से हम लेते हैं, अपना प्राकृतिक से द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो ये ऊर्जा मिलता है। ये मत समझिएगा कि शोषण सांस सिर्फ लिया जाता है, शोषण मतलब ऊर्जा, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हम मतलब जो भोजन को भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, बस सांस के द्वारा भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। अब देखिए प्रजनन क्या कहलाता है, प्रजनन मतलब संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उसे प्रजनन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला। पाचन मतलब भोजन को पचाना, ठीक है। भोजन को पचाना मतलब पाचन क्रिया पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा। अगला प्रश्न बाबू देखते हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, इन सभी पर। देखिए बाबू पुदीना पर कभी देखें कलियां विकसित होती हैं, आलू पर नहीं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बायोफिल्म। अब बायोफिल्म का चित्र गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कैसा होता है। अब जान लेते हैं पुदीना के बारे में, विशेषता जान लेते हैं, पुदीना का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए गर्मियों के मौसम में पेट का जो पाचन संबंधी मतलब अच्छा बनाने के लिए इसका पुदीना का उपयोग किया जाता है। आलू में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न पूछेगा कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है आलू में, और आलू में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। बायोफिल्म तो आप जान ही गए। अब प्रश्न पूछेगा बाबू बायोफिल्म की खोज किस, इसका राइट आंसर बायोफिल्म होगा, बल्कि इसका जो प्रश्न पूछेगा बायोफिल्म की खोज किसने किया था, एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेगर जान मेंडल। अब जान लेते हैं यहाँ पर एच.जे. मूलर ने क्या किया था। एच.जे. मूलर जो है ना आनुवांशिक विज्ञान के उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे, आनुवांशिक संबंधी उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे। चार्ल्स डार्विन दिए थे क्रम विकास संबंधी सिद्धांत। ग्रेगर जान मेंडल आनुवांशिक का मतलब सिद्धांत दिए थे। जे.डी. वाटसन क्या दिए थे ना, जीवाणु वैज्ञानिक है। ये क्या है, जीवाणु वैज्ञानिक। यहाँ पर लिखा हुआ है एच.जे. मूलर आनुवांशिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे, और चार्ल्स डार्विन क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे, और जे.डी. वाटसन क्या दिए थे ना, जीवाणु वैज्ञानिक हैं, ठीक है। जितना भी प्रश्न का उत्तर हम सारा चीज बताएंगे, ठीक है। 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। अब देखिए ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ससनियोजी बॉन्ड, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जो डीएनए ना आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है कहाँ पर होता है, हाइड्रा में, तिलचट्टा में, केचुआ में, कबूतर में। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा में होता है। और प्रश्न पूछेगा हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, इसमें ना फीमेल की जरूरत पड़ती है ना मेल की जरूरत पड़ती है। अब मुकुलन, ये भी प्रश्न पूछेगा मुकुलन अलैंगिक जनन है या मुकुलन जो है अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन। तो मुकुलन जो है ना वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें फीमेल और ना मेल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है हाइड्रा क्या है, ठीक है। हाइड्रा क्या है, किसी जीव के बाहरी सतह पर इसमें ना एक बर्ड पाया जाता है, ठीक है।
जिसे मान लीजिए वो क्या करता है, समसूत्री इसमें विभाजन होता है, ठीक है। इसलिए ये समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, हाइड्रा के बारे में टेंशन मत लीजिए, अलिंगी जनन पढ़ाएंगे वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए इतना जानिए। केचुआ जो होता है ये उभयलिंगी होता है, अपने त्वचा से सांस लेता है। तिलचट्टा का रंग जो पूछेगा, तिलचट्टा का रंग सफ़ेद क्यों होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। कबूतर में पूछेगा, कबूतर में जो है प्रजनन क्षमता कितनी साल तक होती है, 5 साल तक होती है। ऐसा प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए, एक ही प्रश्न आपसे छोड़ेंगे नहीं, सब चीज़ आपको बताएंगे। मेंडल का प्रयोगी पौधा था उद्यान मटर। और देखिए इनमें से प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग है, मतलब फीमेल का जनन तंत्र का भाग है। इसमें से अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिनी नहीं है, ये मतलब जो है मेल का है। डिंब वाहिनी है, ये भी फीमेल का है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सारा चीज़ें बताएंगे। पीडीएफ देखिए कैसे मिलेगा, आपको कमेंट कर जाकर करना है, ठीक है। लिंक वहाँ पर दे देंगे कमेंट बॉक्स में, बस आपको जाकर कमेंट करना है हमको पीडीएफ चाहिए। अगर चाहिए तब कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 10 लाइक कर दीजिए, ठीक है। टारगेट है 10 लाइक, देखिए कितने बच्चे कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।